नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इसे पढ़ने से पहले हम समझेंगे बच्चों कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है बच्चों जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें किसी भी देश के लोगों को साझा इतिहास, साझा संस्कृति और एक भाषा से जोड़कर देखी जाती है, या यूं कह लीजिए कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र से प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, राष्ट्रवाद का जो जन्म है, ये यूरोप में होता है सबसे पहले। और ये किस तरह से होता है, यही इस चैप्टर में हमें समझना है। तो देखिए 1848 में एक कलाकार है, फ्रांसीसी कलाकार है, जिनका नाम है फ्रेडरिक सरियू। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा है बच्चों। जो अपने सपनों में वो संसार चाहते थे, उसकी रचना उन्होंने अपने इस चित्र में की है। इस चित्र में हम देख सकते हैं बच्चों कि एक जुलूस लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, और इस जुलूस में अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सभी देशों के लोग हैं। अपने अपने देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज इनके हाथों में है, और यहाँ ये एक स्वतंत्रता की देवी जिसकी वंदना ये कर रहे हैं। और जो ये स्वतंत्रता की देवी है, इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल आप देख सकते हैं, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र से हमारा अर्थ है कि मनुष्य जो समाज में, एक राष्ट्र में रहते हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या अधिकार उनके हों, उन सभी का एक घोषणा पत्र इस स्वतंत्रता की देवी के हाथ में है। यहाँ पर कुछ अवशेष आपको दिख रहा होगा कि टूटे हुए हैं। ये अवशेष उन निरंकुश राजाओं के महलों के हैं, उनके कार्यालयों के हैं, जो अब तक यूरोप पर शासन कर रहे थे। तो निरंकुश राजतंत्रों का अब यहाँ पे पतन हो चुका है, और सभी लोग स्वतंत्रता की देवी की वंदना यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे समाज की, ऐसे संसार की रचना अपने सपनों में करते हैं फ्रेडरिक सरियू। वो चाहते हैं कि जो संसार उन्होंने देखा है अपने सपनों में, वो जनतांत्रिक हो और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हो। जनतांत्रिक का अर्थ होता है बच्चों जनता के द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा बनाया गया समाज। और सामाजिक गणतंत्र से मतलब होता है बच्चों कि समाज में जो भी लोग हों, उन सभी को समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार मिले। तो इस जुलूस में यूरोप में अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, रूस, जर्मनी, सभी देशों के लोग दिखाए गए हैं, और इसमें सभी उम्र के, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इसमें स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं, और ये स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हैं। निरंकुश संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं बच्चों जहाँ पे निरंकुश राजाओं के ये संस्थान, कार्यालय या महल होते हैं। निरंकुश का अर्थ होता है बच्चों जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई प्रतिबंध ना लगा सके, उसको कहा जाता है निरंकुश। और सरियू ने जो कल्पनादर्श, जो यूटोपिया दुनिया, कल्पनादर्श यूटोपिया जो उन्होंने ये सपना देखा था, इसमें उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की है बच्चों जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। वास्तव में ऐसा संसार हो ही नहीं सकता, उसे कहा जाता है कल्पनादर्श। तो चलिए अपना पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति से ही इस राष्ट्र के विचार का जन्म बच्चों होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई एक क्रांति थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है। उसी पर बेस हमारा ये चैप्टर क्लास 10th का है। तो राष्ट्र प्रेम की या राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ होती है। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा राष्ट्र था जिस पर एक निरंकुश राजा राज करता था, जिसका नाम था लुई 16वां। तो लुई 16वां फ्रांस का राजा था उस समय पे, और उस समय पे फ्रांस के अंदर बहुत बेरोजगारी थी, समाज के अंदर बहुत असमानता फैली हुई थी, भूखमरी फ्रांस के अंदर चारों तरफ फैली हुई थी। तो उस समय पे ये क्रांति होती है जिसे कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति। तो ये फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के अंदर बहुत सारी राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव लेकर आती है।
अब फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो सत्ता थी फ्रांस की, वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी जो नागरिक थे उनके हाथों में अब ये सत्ता आ जाती है। देश की बागडोर अब आम जनता के हाथों में आ जाती है। और जब आम लोग फ्रांस के थे वो अब राष्ट्र का गठन करते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए थे बच्चों, जिससे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई थी, एकता की भावना फ्रांस के लोगों में पैदा हुई थी। पितृभूमि के प्रति लगाव वहाँ के लोगों में आया था और वहाँ पर संयुक्त समुदाय के बल पर संयुक्त समुदाय के विचार पर वहाँ बल दिया जाता है, एकता पर वहाँ बल दिया जाता है। अब यहाँ पे फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना जाता है, जिसको राष्ट्रध्वज की जगह पे लगाया जाता है। स्टेट जनरल का चुनाव जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। सक्रिय नागरिक वे नागरिक होते हैं बच्चों, फ्रांस के अंदर उन नागरिकों को कहा जाता है सक्रिय नागरिक, जो 3 टाइम की जो मजदूरी के बराबर सरकार को कर देते थे, उन्हीं को सक्रिय नागरिक कहा जाता है। उन्हीं को वोट देने का अधिकार फ्रांस के अंदर था। तो जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव किया जाता था, अब उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया है। बहुत सारी यहाँ पे स्तुतियाँ रची गई हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत रचे गए हैं, शपथें ली गई हैं, शहीदों का गुणगान किया गया है। और ये सभी कुछ राष्ट्रवाद के लिए किया गया है, राष्ट्र प्रेम के लिए किया गया है फ्रांस के अंदर। एक समान कानून व्यवस्था फ्रांस के सभी क्षेत्रों पर लागू की गई। फ्रेंच जो भाषा बोली जाती थी फ्रांस के अंदर, अब उसी फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा, साझा भाषा फ्रांस की बना दिया गया है। फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का अब ये भाग्य होगा, अब ये किस्मत होगी फ्रांसीसी राष्ट्र की कि वो यूरोप के जो अन्य राष्ट्र हैं जिन पर निरंकुश राजा राज करते हैं, उन निरंकुश राजाओं से भी अब फ्रांस उन यूरोप के राज्यों को मुक्त कराएगा और उनको राष्ट्रों के रूप में गठित होने में मदद देगा। ये अब क्रांतिकारी जो फ्रांस के थे उनके विचार थे। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के क्षेत्रों में फ्रांस की जो सेना है वो जाती है और उसको कहा जाता है क्रांतिकारी युद्ध। तो क्रांतिकारी युद्ध इन देशों से फ्रांस की सेना करती है और राष्ट्रवाद का विचार अब यूरोप के अन्य देशों में भी ये जो राष्ट्रवाद के जो विचार हैं ये क्रांतिकारी युद्धों के द्वारा फैलाए जाते हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया था वहाँ पर सुधार तो फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही शुरू हो गए थे, लेकिन नेपोलियन ने अब यहाँ पे कुछ और सुधार किए थे। नेपोलियन जो था उसने फ्रांस के अंदर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, प्रजातंत्र को खत्म फ्रांस के अंदर कर दिया था और दोबारा से नेपोलियन ने राजतंत्र को स्थापित कर दिया था फ्रांस के अंदर। अब वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा था। तो जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार फ्रांस के अंदर किए थे। उसने वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको और अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया था। 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई थी, जिसको 1804 की नागरिक संहिता कहा जाता है या कई बार उसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। तो वे नियम थे कि जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार कुलीन और पादरी वर्ग को मिले हुए थे, उसको नेपोलियन ने अब समाप्त कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। विशेष अधिकार क्या थे? कुलीन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार थे बच्चों कि वो राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे। जो तृतीय स्टेट के लोग होते थे, जनसाधारण जो लोग होते थे, वही राजा को कर देते थे। जो विशेष अधिकार कुलीन और पादरी वर्ग को मिले थे वो कोई टैक्स, कोई कर राजा को नहीं देते थे। तो उस विशेष अधिकार को अब नेपोलियन ने खत्म कर दिया है। कानून के समक्ष सभी की बराबरी रखी गई, सभी को कानून के समक्ष बराबर माना गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया और जितने भी क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन आते थे, जो नेपोलियन ने जीत के फ्रांस के अधीन कर लिए थे, उन क्षेत्रों में भी ये कानून जो है लागू किए गए। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया, सामंती व्यवस्था को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। किसान जो थे, जिनको भूदास बनाया जाता था और जागीरदारी शुल्क उनको देना पड़ता था, उससे भी नेपोलियन ने अब उनको मुक्ति दे दी। जो कारीगर होते थे, जिन पर राजतंत्र का
कुछ ना कुछ नियम बना रहता था, उनके अंडर वो काम करते थे, उन सभी को नेपोलियन ने हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार नेपोलियन ने किया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, उद्योगपतियों, इन सभी को फालतू के जो कर देने पड़ते थे, जो नियमों के अंदर रहकर काम करना पड़ता था, इन सभी को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। तो नेपोलियन ने यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुधार किए थे। कुछ लोग मानते थे कि जो फ्रांसीसी सेना आती थी दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि ब्रसेल्स, मेज, मिलान, इन सभी क्षेत्रों में माना जाता था कि फ्रांसीसी जो सेना है वो लोगों को आज़ादी का तोहफा देने आई है, किंतु ऐसा नहीं था। तोहफा देने आई है किंतु ऐसा नहीं था। उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि ये जो लोग आते हैं, फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो आते हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देंगे। ये सिर्फ उन देशों पर कब्जा करने आते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर उन देशों को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये जो भ्रम यूरोप के अन्य देशों के लोगों को हो गया था कि फ्रांसीसी जो सेना है, फ्रांसीसी जो शासन है, वो हमें निरंकुश राजाओं से स्वतंत्र कराएगा, तो ये सिर्फ एक भ्रम होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं सदी के यूरोप को अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे आज राष्ट्र राज्य हैं वो नहीं मिलेंगे। राष्ट्र राज्य वहाँ पे उस समय पे यूरोप के अंदर नहीं थे। जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इन सब को हम जानते हैं कि एक राष्ट्र हैं, लेकिन 18वीं सदी के अगर नक्शे में इनको देखा जाएगा तो ये आपको नहीं मिलेंगे। उस समय पे ये राजशाहियों, डचियों, कैंटेनों में बटे हुए थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन ये होते थे। इनकी कोई सामूहिक पहचान या समान संस्कृति के भागीदार नहीं होते थे। इनकी कोई सामूहिक पहचान, एकता की भावना इनके अंदर नहीं थी। एक देश के रूप में ये गठित नहीं थे। ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग विभिन्न जाति समूहों में ये लोग रहते थे। कुछ कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पे, कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोली जाती थी। हैब्सबर्ग या हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। तो यह भाषाओं के आधार पर, जाति समूहों के आधार पर बहुत ही भिन्नता पाई जाती थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? 2.1 है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग बहुत ही शक्तिशाली वर्ग यूरोप के अंदर उस समय था। यूरोप महाद्वीप के अंदर जो सबसे शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग के जो सदस्य थे, चाहे वो किसी दूसरे देश के थे, फिर भी आपस में वो जुड़े हुए होते थे। उनकी जो शैली है, जीवन शैली, वो आपस में साझा होती थी, बंधी हुई होती थी, क्योंकि अक्सर ये कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वैवाहिक बंधनों से बंधे हुए होते थे। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदाद होती थी, शहरों में इनकी हवेलियां होती थी जिसके ये मालिक होते थे। आपस में जब ये बात करते थे तो ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए, संख्या के लिहाज से देखा जाए, तो ये एक छोटा समूह होता था। और जनसंख्या, यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो कृषक थी। किसान यूरोप के अंदर ज़्यादा थे। ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो किसानों की थी यूरोप के अंदर। जो कुलीन लोग थे ये बहुत ही कम थे, थोड़े थे, लेकिन सारी पावर, सारी शक्ति इन्हीं के पास होती थी। यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी होती थी और भूदासिस जागीरों पर खेती करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो हो जाती है 18वीं सदी में। तो औद्योगिकरण होता है बच्चों कल कारखाने, फैक्ट्रियां, जहाँ पे कच्चे माल से आप कोई ना कोई तैयार माल बनाते हैं। जैसे सूत वगैरह से कपड़े की बुनाई होती थी, कपड़े को बनाया जाता था। उस तरह के औद्योगिकरण, औद्योगिक फैक्ट्रियां, कल कारखाने इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले लगाए गए थे। तो औद्योगिकरण इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले होता है। बाद में ये फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में होता है 19वीं शताब्दी के दौरान। तो उस समय ये औद्योगिकरण भी लोगों के बीच व्यापार और आने जाने का, आवागमन का एक साधन होता है। उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग इनसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। व्यापारीकरण के कारण, व्यापार के कारण कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित
और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के जो विचार हैं वो लोकप्रिय हुए हैं। कुलीन और पादरी वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए, उनके विशेष अधिकार अगर खत्म कर दिया जाए, तो एक मध्यम वर्ग था जो शिक्षित मध्यम वर्ग कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के लोग जिसको कहा जाता है, जो नौकरी पेशा करते थे, जैसे वकील, टीचर, डॉक्टर, ये सभी सेवा क्षेत्र के लोग होते थे और इनसे मिलकर बनता था शिक्षित मध्यम वर्ग यूरोप के अंदर। तो इनके अंदर राष्ट्रीय एकता के जो विचार है अब वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? तो राष्ट्रवाद हमने समझा कि राष्ट्र प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अब हम समझेंगे कि उदारवाद, उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है बच्चों, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो उदारवाद का मतलब समझते थे व्यक्ति के लिए आज़ादी। ये उदारवादी जो राष्ट्रवादी होते थे, ये लोग कानून के समक्ष, ये लोग बच्चों कानून के समक्ष बराबरी चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देते थे जो सहमति से बनी हो, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो। ऐसी सरकार पर ये उदारवादी राष्ट्रवादी उसके हिमायती थे, ऐसी सरकार ये चाहते थे। कानून के समक्ष बराबरी का विचार, सबके लिए मताधिकार के पक्ष में उदारवादी होते थे। तो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था यूरोप के अंदर। सबसे पहले फ्रांस के अंदर जो सक्रिय नागरिक थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। जो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाएं होती थी उनको कोई राजनीतिक अधिकार वहां पे नहीं दिया गया था। सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए जब जैकोबिन शासन व्यवस्था वहां पे लागू हुई थी, जैकोबिन क्लब की जब सरकार वहां पे बनी थी, तो उस समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार वहां पे दिया गया था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है, फ्रांस का सम्राट बन जाता है, तो वापस से सीमित मताधिकार, सक्रिय नागरिक अधिकार ही वहां पे लागू किया गया कि जो व्यक्ति, जिसके पास संपत्ति होगी, जो व्यक्ति टैक्स देगा, कर देगा सरकार को, उसी को वोट देने का अधिकार होगा। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया और उन्हें पिता और पतियों के अधीन रखा गया। उनकी कोई अपनी पर्सनल पहचान वहां पे नहीं दी गई, उन्हें पिता और पतियों के नाम से जाना जाता था और उन्हीं के अधीन महिलाओं को रखा जाता था। फिर भी वहां की जो महिलाएं थी और संपत्ति विहीन जो पुरुष थे, संपत्ति विहीन वे पुरुष होते हैं बच्चों जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, जिनके पास कोई जमीन जायदाद पैसा नहीं था, ऐसे लोगों को संपत्ति विहीन कहा जाता है। तो महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए बहुत सारे विरोध आंदोलन चलाए थे। नेपोलियन ने एक प्रशासनिक कदम यहाँ पर उठाया था और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक महासंघ बनाया था। ये महासंघ नेपोलियन ने बनाया था, किंतु इसमें जितने भी 39 राज्य थे, प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली होती थी। 39 राज्यों का ये महासंघ था जो नेपोलियन ने बनाया था, जिसका गठन नेपोलियन ने किया था। और इसके जितने भी राज्य थे, इन सब की अपनी मुद्रा या करेंसी कह सकते हैं आप, पैसा कह सकते हैं, इन सब की अपनी अपनी मुद्रा थी और नापतोल की जो प्रणाली थी वो भी सबकी अलग अलग थी, वो भी सबकी अलग अलग थी। तो ये जो चीज़ थी ये वहाँ के व्यापारियों को बहुत परेशान करती थी। तो नए जो वाणिज्यिक वर्ग के लोग थे वो ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनय और विकास में बाधक मानते थे। ये चीज़ें व्यापार में बाधा बनती थी क्योंकि हर जगह की अलग करेंसी होगी, हर जगह उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए टैक्स देना होगा। तो ये उनके आवागमन में बहुत परेशानी पैदा करती थी। तो लोग चाहते थे कि जहाँ पे वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, वहीं पे आर्थिक रूप से विकास किया जा सकता है। तो इस परेशानी को हल करने के लिए 1834 में बच्चों प्रशा की पहल पर शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम है जोल्वेराइन। जोल्वेराइन शुल्क संघ बनाया गया जिसने जितने भी एक्स्ट्रा शुल्क एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए लगते थे, इन सभी को खत्म कर दिया गया, इन अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या भी 2 कर दी गई। सिर्फ 2 तरह की करेंसी ही यहाँ पे लागू की गई।
जिससे यूरोप के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण में इस बदलाव ने सहायता दी है। लोगों के अंदर व्यापक राष्ट्रीय भावनाओं को राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत कर दिया। ये जो राष्ट्रवादी भावना थी ये लोगों के अंदर और अधिक अब आ गई, क्योंकि सभी जगह एक समान कानून बनाया गया था। तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो 1815 बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है इस क्रांति का, इस चैप्टर का। 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है और वो वाटरलू के एक युद्ध में हार जाता है। वाटरलू के युद्ध में हार जाने के बाद अब जो यूरोप में सरकारें बनती हैं वो रूढ़िवादी लोगों द्वारा बनाई जाती है, रूढ़िवादी भावना उनकी होती है। और ये रूढ़िवादी ऐसे लोग होते हैं बच्चों जो अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों पर जोर देते हैं। ये उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। ये तेजी से बदलाव को पसंद नहीं करते, बल्कि ये धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। बहुत रूढ़िवादी लोग, रूढ़िवादी सरकार यूरोप के अंदर आ जाती है और ये रूढ़िवादी जो है ये मानते थे कि समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं थी, जैसे कि पहले राजतंत्र होता था, चर्च होता था, सामाजिक ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होती थी, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और तृतीय वर्ग। तो वैसी ही व्यवस्था दोबारा से यूरोप के अंदर लगाई गई। अधिकतर जो रूढ़िवादी लोग हैं वो क्रांति के दौर का जो समय था, क्रांति का जो दौर था, क्रांति के दौर से पहले के समय में ये वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन ने जो है अब यूरोप के अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे, जिससे आधुनिकरण की शुरुआत यूरोप के अंदर हो जाती है। और जब ये रूढ़िवादी लोग हैं ये इनको समझ आ जाता है कि जो ये आधुनिकरण है, एक आधुनिक सेना इनको देगा आधुनिकरण, कुशल नौकरशाही इनको देगा, गतिशील अर्थव्यवस्था देगा, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति आधुनिकरण के कारण हो चुकी थी। तो ये अब निरंकुश जो राजतंत्र थे उसको ये आधुनिकरण ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा, ज़्यादा शक्तिशाली अब ये यूरोप की जो रूढ़िवादी सरकारें हैं हो जाएंगी। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, 1815 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये। यहाँ पे एक संधि होती है जिसको कहा जाता है वियना संधि। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये 4 बड़ी महाशक्तियां मिलती हैं जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था, और ये एक समझौता करने के लिए वियना में मिलते हैं। और इस सम्मेलन को कहा जाता है बच्चों वियना सम्मेलन, जिसकी मेजबानी करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक। वो इस सम्मेलन की मेजबानी करते हैं, इसके प्रमुख होते हैं। और 1815 में वियना संधि तैयार की जाती है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों, इस संधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों ये था कि जो नेपोलियन ने सुधार किए थे, जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे, उन बदलाव को ये खत्म करना चाहते थे। ये जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी जो सरकारें यूरोप के अंदर आ गई थी, वो नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को खत्म करना चाहते थे। नेपोलियन ने युद्धों के दौरान जो बदलाव किए थे उनको समाप्त करना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो वंश जिसको सत्ता में निकाल दिया था उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। दोबारा से बुर्बो राजवंश को फ्रांस की सत्ता सौंप दी जाती है और फ्रांस से उन इलाकों को भी छीन लिया जाता है जो नेपोलियन ने जीत के फ्रांस के अंदर मिलाए थे। और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए जाते हैं ताकि फ्रांस विस्तार न कर सके। भविष्य में फ्रांस जो है अपनी क्षेत्र सीमाओं का विस्तार ना कर सके। लेकिन 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको यहाँ पे बरकरार रखा जाता है, उसको नहीं हटाया जाता, उसको निषेध नहीं किया जाता। तो 1815 में जो ये वियना संधि हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों उन राजतंत्रों की बहाली जिसने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। नेपोलियन ने बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया था और वहाँ के जो राजा होते थे, रूढ़िवाद निरंकुश जो राजा थे, उनको हटा दिया था और अपने रिश्तेदारों को उसने वहाँ का राजा बना दिया था। तो अब जब रूढ़िवादी ताकतें आ गई हैं यूरोप में, तो उन लोगों ने, नेपोलियन ने जितने भी कानून बनाए थे, जितने भी राजतंत्रों को बर्खास्त कर दिया था, उनको वापस से सत्ता में बहाल कर दिया गया रूढ़िवादी सरकारों ने। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्थाएं थी ये निरंकुश थी,
इन पर कोई अंकुश नहीं होता था, ना ही किसी संविधान का, ना ही किसी कानून का। ये बिल्कुल किसी प्रतिबंध में नहीं बंधी हुई थी और ना ही ये अपनी आलोचनाएं बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही असहमति। आलोचना होती है बच्चों बुराई, और असहमति जो इनसे सहमत ना हो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये उन गतिविधियों को दबा देते थे जो निरंकुश, जो इन सरकारों की निरंकुश होने पर, इनकी वैधता पर सवाल उठाते थे। ज़्यादातर यूरोप के अंदर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बना दिए थे। सेंसरशिप के नियम होते हैं बच्चों ऐसे नियम जिससे खास तरह की कोई जानकारी, खास कोई विषय पे कोई बात हुई हो, उसको लोगों तक ना पहुंचाना, लोगों तक उसको छुपा के रखना या उस जानकारी को, उन बातों को लोगों तक ना पहुंचाना। तो ऐसे नियम बना दिए गए थे जिससे अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में उन बातों को ना छापा जाए, उनको ना लिखा जाए, ना उनको दिखाया जाए नाटकों और गीतों के माध्यम से जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हों। तो ऐसे विचार अखबारों, किताबों और नाटकों में नहीं दिखाए जा सकते थे। सेंसरशिप के ये नियम यूरोप के अंदर रूढ़िवादी सरकारों ने लगा रखे थे। लेकिन जो रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे, उनका मुख्य मुद्दा था, मुख्य मांग उनकी थी कि उनको प्रेस की आज़ादी दी जाए। प्रेस जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। 2.2 है बच्चों क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी कैसे थे फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर? तो 1815 के बाद जब दमन की स्थिति वहां हो जाती है, क्रांतिकारियों का दमन कर दिया जाता है, उनका विनाश कर दिया जाता है, तो बहुत सारे जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो भूमिगत कर दिए गए, वो छिप कर अब अपना काम करने लगे। यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता था और गुप्त संगठन भी बनाए जाते थे। लेकिन ये सभी कुछ भूमिगत होता था, छिप कर ये कार्य किया जाता था। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब है बच्चों राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध, यानी जो भी क्रांतिकारी होगा उसका ये मतलब निकाला जाएगा कि ये राजतंत्र का विरोधी है। वियना कांग्रेस के बाद जो रूढ़िवादी सरकारें स्थापित हुई थी उनके साथ सीधी स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए जो ये क्रांतिकारी थे ये प्रतिबद्ध होते थे। ये ज्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना और आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, इटली का एक क्रांतिकारी जिसका नाम था जैसुपे मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में होता है और ये कार्बोनरी के एक गुप्त संगठन के सदस्य होते हैं। मात्र 24 साल की युवा अवस्था में, बिल्कुल यंग एज में, ये लिंगुरिया के में क्रांति करने के लिए इनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। भूमिगत संगठन होते हैं बच्चों जो छिपकर काम करे, जो बिना सरकार की नजरों में आए काम करते थे। तो पहला संगठन था मार्सेई में यंग इटली। इस यंग इटली का जो कार्य था वो इटली के एकीकरण पर ये लोग जोर देते थे। और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, इन सभी देशों में जो समान विचार रखते थे जो युवा, वो इन संगठनों में शामिल होते थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी, यानी कि भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है कि मनुष्य की जो प्राकृतिक इकाई है, मनुष्य जो रह सकता है वो राष्ट्र के अंदर ही रह सकता है। उस समय पे इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में बटा हुआ था। बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों और राज्यों में इटली बटा हुआ है। एक पूर्ण रूप से राष्ट्र के रूप में वो गठित नहीं था। लेकिन जो जेत्सुपे मैत्सिनी थे ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे और एकीकृत गणतंत्र इटली को बनाना चाहते थे। ये मानते थे कि एकीकरण से ही इटली को जो है मुक्ति मिलेगी, तभी इटली का विकास होगा जब इटली एक राष्ट्र के रूप में गठित हो जाएगी। और इसी मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम होने लगे थे। मैत्सिनी जो थे वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे। मैत्सिनी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे इटली के। मैत्सिनी जो थे वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे और वो प्रजातंत्र को सपोर्ट करते थे। प्रजातांत्रिक गणतंत्र का वो सपना देखते थे, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के वो हिमायती थे। मैटरनिख जो थे
ऑस्ट्रिया के चांसलर, उन्होंने कहा था कि हमारी रूढ़िवादी यानी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मैत्सिनी है। मैत्सिनी ने उनको अपनी व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया था। तो क्रांतियों का युग 1830 से 1848 का जो समय है बच्चों, उसको कहा गया है क्रांति का युग। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत किया, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा था। इटली, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहां पे बहुत सारी उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियां हो रही थी। उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी थे वो थे शिक्षित मध्यम वर्ग के विशिष्ट लोग। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य और व्यापार में लगे लोग शामिल थे। ये शिक्षित वर्ग के लोगों द्वारा ही मध्यम वर्ग का निर्माण होता था। तो ये मध्यम वर्ग के अंदर ही उदारवादी राष्ट्रवादी होते थे। तो प्रथम विद्रोह जो होता है वो फ्रांस में होता है जुलाई 1830 में। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी सरकारों ने सत्ता में दोबारा से बहाल कर दिया था, दोबारा से उन्हें सत्ता में ला दिया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। बुर्बो राजवंश को रूढ़िवादी सरकारों ने दोबारा फ्रांस का राजा बना दिया था, फ्रांस के अंदर उनको राजसत्ता में ला दिया था। अब उदारवादी जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने इस बुर्बो राजवंश को दोबारा से उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और जिसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को। पहला फ्रांस का राजा था लुई 16वां और अब जो संवैधानिक राजतंत्र के नीचे काम करेगा उसका अध्यक्ष होगा वो होगा लुई फिलिप। तो मैटरनिक ने एक बार कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस लाइन का अर्थ है बच्चों कि सर्दी जुकाम है वो संक्रमण रोग है। तो उसी तरह फ्रांस के अंदर जो भी कोई घटना होती है वो धीरे धीरे संक्रमण करके पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो उसी पर मैटरनिक ने ये बात कही थी। एक और घटना होती है यहाँ पे जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, और ये दूसरी घटना है बच्चों यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान जो है वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद फैल रहा था और यूनानियों को भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। अब जो यूनान है, ग्रीस जिसको हम कहते हैं ग्रीक यूनान, वो अब ओटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। तो उसमें यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों ने भी यूनानी स्वतंत्रता का समर्थन किया था, क्योंकि प्राचीन यूनानी संस्कृति से सहानुभूति रखते थे। वो प्राचीन यूनानी संस्कृति से सहानुभूति रखते थे, प्रेम रखते थे, क्योंकि कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर यूनानी की प्रशंसा की थी। और जो ये ओटोमन साम्राज्य था बच्चों, ये ओटोमन साम्राज्य ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष में जनमत जुटाया था यूरोप के बहुत सारे लोगों ने। तो 1832 में कस्तूतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी और यूनान को ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के लिए यूरोप वासियों ने बहुत सारा समर्थन जुटाया था, उनका सहयोग किया था। रोमानी
तीसरा पॉइंट है हमारा क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के समय को कहा गया है बच्चों क्रांतियों का युग। तो प्रथम विद्रोह फ्रांस के अंदर होता है 1830 में। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी सरकारों ने सत्ता में दोबारा से बहाल कर दिया था, अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उसको उखाड़ फेंका है और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना फ्रांस के अंदर कर दी है और जिसका अध्यक्ष बनाया गया है लुई फिलिप को। लुई फिलिप को अब इस संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था वो लुई 16वां था और अब जो राजा बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, उसका नाम है लुई फिलिप। तो मैटरनिक ने एक बार टिप्पणी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्पणी है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि सर्दी जुकाम संक्रमण से होता है और संक्रमण धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों में फैल जाता है। तो उसी पर यह बात कही गई है कि फ्रांस के अंदर जो भी कोई घटना होती है वो संक्रमण के द्वारा पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो एक और दूसरी घटना थी, दूसरी क्रांति यहाँ पे होती है जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित और अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। संचार का मतलब है फैला दिया था, राष्ट्रीय भावनाओं को पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में फैला दिया था और वो घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान जो था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से ही आरंभ हो गया था। यूनान में बहुत सारे राष्ट्रवादियों को निर्वासित किया गया था और यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को भी, यूनानियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था। प्राचीन जो यूनानी संस्कृति थी उससे यूरोपवासी सहानुभूति रखते थे, वो उससे प्रेम करते थे, क्योंकि कवि और कलाकारों का मानना था कि यूनान यूरोपीय सभ्यताओं का पालना रहा है, यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है, यूरोप की जो संस्कृति है, उसका पालन पोषण यूनान में ही हुआ है। तो ये सब कहकर इस यूनान की प्रशंसा की जाती थी। और जो ये ओटोमन साम्राज्य था बच्चों, ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो इसके साथ युद्ध में यूरोप वासियों ने यूनान के इस स्वतंत्रता के संघर्ष में जनमत जुटाया था, उसको सपोर्ट किया था। 1832 की कस्तूतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, तो हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।